फर्स्ट लॉ कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, इक्विलिब्रियम कर लिया। अब करते हैं सेकेंड लॉ से स्टार्ट। तो लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum is applied external force, जो नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और भी बहुत तरीके से कहा जाता है, हम सीधे सीधे वो बात कर रहे हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। वैक्टर का खास ध्यान रखना कि वैक्टर हैं ये सब, ठीक है जी। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी कि ये कौन हुआ? नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। ये बहुत छोटा वर्ड है दिखने में, ठीक है ना, लेकिन बहुत काम पड़ेगा इसका। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर भी हैं साथ में, और डी पी बाई डी टी, वैक्टर का भी ध्यान रखना है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी, ऐसा। अब जो भी कोई सिस्टम होता है उसमें मास सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। कुछ वेरिएबल मास वाले सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जिनका मास कांस्टेंट रहता है। इस वाले चैप्टर में जो सारे क्वेश्चंस हैं या सारे क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड हैं कि सिस्टम का मास कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर भाई एम को वेरिएबल लेना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो चलेगा। फिर भी मैं तो यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ऐसा आ जाएगा कुछ, डी टी इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स, ऐसा, ठीक है जी। तो जो नेट फोर्स होता है उसकी वजह से, मतलब वो नेट फोर्स क्या 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 चीज़ से लग रहा है? एक तो है वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज की वजह से, लेकिन मास के रेट ऑफ चेंज की वजह से भी फोर्स लगता है। मास का जो रेट ऑफ चेंज है उसकी वजह से फोर्स होता है। तो ये हो गया डी एम अपॉन डी टी इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एम, और ये वाली चीज़ को कहते हैं एक्सिलरेशन। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम इंटू ए। डी एम बाई डी टी इंटू वी जो है ये भी फोर्स है। कौन सा फोर्स कहा जाता है इसको? इसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जैसे कि रॉकेट जब चलना शुरू करता है तो उसके नीचे से गैस निकलती है, गैस नीचे निकलेंगे तो उसको ऊपर धक्का मार के जाएंगे। एक पानी का पाइप है सपोज, जिससे गार्डनिंग पाइप जो होता है उसमें से जैसे पानी निकलता है बाहर तो उसको पीछे धक्का मारता है, तो वो वाला जो फोर्स है दैट इज थ्रस्ट फोर्स, वो थ्रस्ट फोर्स है ये, ठीक है नहीं। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है डी एम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी। जब भी कभी फिजिक्स में आपको ये कहा जाए कि ये चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है लेकिन फोर्स बता दो, तो हमेशा ये वाला फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स, कि जो वो चीज़ चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तो फिर तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन ये चेक कर लो एक बार कहीं उसका मास तो नहीं बदल रहा। अगर मास बदल रहा है तो थ्रस्ट फोर्स होगा फिर उसके अंदर, वो कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, समझे क्या? कहाँ कहाँ पे हो सकता है? रॉकेट में, और पानी का पाइप जो चल रहा है उसमें, फाइन। किसी फैन से हवा चल रही है तो वो आगे धक्का मार रहा है फैन हवा को, और खुद उसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। प्लेन का इंजन, चलो प्लेन मत याद दिलाओ, ठीक है भाई, ऐसा। तो थ्रस्ट फोर्स ये कब नहीं होगा कि इफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल ओनली बी इक्वल टू एम इंटू ए, इस पे डिपेंडेंट होगा तब, ठीक है। थ्रस्ट पे एक बार बात कर लो वापस से। तो थ्रस्ट क्या होता है? डी एम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी, सही है। डी एम बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास।
ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास भी हो सकता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास भी हो सकता है। कोई चीज़ चली जा रही है सपोज, और उसके ऊपर तुम ऊपर से कुछ डालते जा रहे हो, वो भारी होती जा रही है, तो उसका मास बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स, थ्रस्ट फोर्स वाला फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी। या फिर कोई चीज़ का मास लगातार कम होता जा रहा है, कि ट्रक में बहुत सारा सामान जा रहा है, सपोज ट्रक में नीचे छेद है, उसमें से वो सामान निकलता जा रहा है, तो उसका मास कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तो वहाँ पे थ्रस्ट फोर्स काम में आएगा। ठीक है, एक पाइप में से पानी निकलने वाला जो मैंने एग्जांपल लिया वो, तो पाइप में से जो पानी निकल रहा है तो पर सेकंड कुछ मास निकल रहा होगा। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है जी, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है सपोज, तो ये क्या हो गया, dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। फ्लूइड वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू ए इंटू वी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो डी एम बाई डी टी है वो है रो ए वी के बराबर, यहाँ रख दो वापस से, तो थ्रस्ट फोर्स को क्या लिखोगे, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, ऐसा होता है भाई थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है क्या, ये वाली लाइन, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा है, बस डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, उसको तो बाहर निकाल लो। वॉल्यूम लगातार किसी पाइप में से पानी निकल रहा है तो फ्लो हो रहा है ना, कोई रॉकेट चल रहा है तो उसमें से गैस लगातार नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, वो हो गया रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। वो कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, ए इनटू वी, ऐसा लिख दिया, वो हो गया रो ए वी, वापस रख दिया तो रो ए वी स्क्वायर। ये है थ्रस्ट फोर्स। जहाँ भी कहीं वेलोसिटी कांस्टेंट कही जाए वहाँ पे लगेगा। ठीक है भाई लोग, ओके। नहीं, सेम कैसे रहेगी, रेत का भरा हुआ ट्रक जा रहा था तो रेत को तुम सूखा मान रहे हो पहले, फिर बारिश होने लगी तो बारिश धीरे धीरे भीगता जाएगा, वो पानी खींच लेगा वो तो अंदर, तो वो सारा जो पानी है वो मास में काउंट होगा, तो लगातार उसका मास बढ़ रहा है, पानी आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो ट्रक को या तो अगर सेम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है तो और एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी, यही वाला, मतलब ये आगे आएगा, अभी तो हम जस्ट देख रहे हैं कि क्या होता है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ भी मास चेंज हो रहा है। इस वाले चैप्टर में वेरिएबल मास वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बस ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा तब तक। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है जी, देखिए ऐसी गलती मत करना कभी भी कि एफ इज इक्वल टू एम में, ऐसा नहीं है भाई, नेट है ये, सारे फोर्सेस का समेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, या तो ऐसे कहो, ऐसा। ठीक है जी, अगर मोशन चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस तो फोर्स या एक्सेलरेशन भी कहाँ होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन चेंज करेंगे। अगर वाई के अलोंग फोर्स लग रहे हैं तो वो वाई का एक्सेलरेशन चेंज करेंगे, या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो जिधर होगा फोर्स उस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। जैसे कि प्रोजेक्टाइल याद करो, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स होता है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता, लेकिन वाई एक्सिस में फोर्स होता है mg, तो एक्सेलरेशन होता है। समझ रहे हो, तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम में लिखा जाएगा, और वो एफ है नेट फोर्सेज एक्टिंग। ठीक है क्या, यहाँ पे सबसे खतरनाक जो वर्ड है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज नेट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए नहीं है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए है। ठीक है, इस पे बेस करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ साथ थर्ड लॉ, ये तो हर बालक को याद रहता है, एवरी
एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फाइन। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। फाइन। दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाती हैं, जैसे एक मास रखा हुआ था ये, तो मास के ऊपर ये वाला फोर्स लगा ऊपर, तो फ्लोर के ऊपर भी यही वाला फोर्स लगा नीचे की तरफ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं, एक्शन और रिएक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब वन ने टू पे जो फोर्स लगाया दैट शुड बी इक्वल टू टू ने वन पे जो फोर्स लगाया इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर लगाओगे तो क्या साइन लिखोगे? माइनस लिखोगे तब, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। ऐसा। हाँ बोलो। हम्म। तो उसको ए इंटू वी कैसे लिख दिया? ए इंटू वी कैसे लिख दिया? अभी के लिए फ्लूइड में जब पढ़ेंगे तब पूरी तरह से पढ़ लेंगे। फ्लूइड का चैप्टर अगर तुम्हें याद है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा करते थे वहाँ पे, पढ़िए क्या? तो वो क्या होती थी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और इसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। इसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है। अब मेरी बात मान ले, और दूसरी तरह से बता देता हूँ, एक डायमेंशन से बता देता हूँ। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम अपॉन टाइम, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। ऐसा। ठीक है दोस्त? ऐसा चलेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, बेसिक, सबसे बेसिक। ठीक है, ये है। मैथमेटिकली आप सेकंड लॉ को कैसे लिख रहे हो? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। उसमें ये वाली चीज़ कब वैलिड हो जाएगी? जब सिस्टम का मास कांस्टेंट हो तब वैलिड होगी। अगर सिस्टम का मास वेरिएबल हो तो फिर थ्रस्ट फोर्स कौन आएगा? ये वाला फोर्स आएगा, डी एम बाई डी टी इंटू वी। और उसको भी और थोड़ा ठीक करके क्या लिख देते हैं? रो ए वी स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, कब काम आएगा, देखभाल कर रखना, कंडीशन के हिसाब से लगाने का है। फाइन। आगे चलते हैं। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऐसा फॉर्मूला है। तो अगर मुझको कोई फोर्स दे के चेंज इन मोमेंटम पूछे तो ये हुआ, फिर तो इंटीग्रेट करूँ इसको कि जीरो से लेके टी टाइम तक कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो ये कितना हो गया? v1 से v2, सॉरी p1 से p2, ऐसा। तो ये कितना हो गया दोस्त? p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 ही क्या होता है? डेल्टा p इज इक्वल टू किसके हुआ? f नेट डॉट डी टी, एफ नेट डी टी, ऐसा हो गया। सही है। ये वाली जो चीज़ है, सॉरी ये जो है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी को क्या कहते हैं? इम्पल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को दिखाते हैं जे से। तो जे क्या हुआ? डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या है? इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी, या फिर और क्या है ये? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अगर कोई फोर्स और टाइम का ग्राफ बना के दे तो उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो अपने को क्या देगा? क्या देगा? या चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, मोमेंटम नहीं देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। डिफरेंस होता है दोनों बात में। ठीक है भाई, ये हुआ एक फॉर्मूला कि मुझे कोई फोर्स दे करके मोमेंटम या इम्पल्स पूछे कितना है। ठीक है, तो वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है जी। डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी इफ एफ इज कांस्टेंट। ठीक है जी। लेकिन इंटीग्रेशन एफ डी टी इफ एफ इज वेरिएबल। ठीक है जी। ये वाली चीज़ में अगर एफ कांस्टेंट हुआ, टोटल फोर्स जनरेट बाहर निकाल लोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा टी, T1 से T2 तक, तो क्या लिखोगे इंटीग्रेट करके? डेल्टा टी। ठीक है जी। और अगर ये हुआ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट हुआ तो एफ डेल्टा टी, अगर वेरिएबल हुआ तो भाई फिर इंटीग्रेट करो एफ डी टी करके। सही। ये सारे फॉर्मूले हैं जिनसे आगे काम होना है, अब ध्यान से देख लो। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है चैप्टर में।
फ्रिक्शन के कुछ चीज़ें आएंगी वो अलग होंगी, बट ट्रीटमेंट, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है उसका भी। ठीक है, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन dp बाई dt, एरिया अंडर ft ग्राफ, इम्पल्स, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब इसका सवाल करना शुरू करेंगे। एक मॉड्यूल दिखा दो मुझे। सॉरी, कल नहीं, काफ़ी लेट हो गया, मैं कल हो चुका, 2 हफ्ते हो गए। मंडे को, हाँ, तुम मंडे के लिए रेडी रहो। मंडे नहीं तो ट्यूसडे। ठीक है, रिलेटिव प्लस प्रोजेक्टाइल दोनों। ठीक है, मॉड्यूल इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि अगर आप इसे कर रहे हो, ये एडवांस तक का सब कवर कर रहा है। कहीं इधर उधर मत देखो, ये कर दो पूरा। अगर ये पूरा हो जाए तुमसे, तब आके बताओ कि मुझसे ये पूरा हो गया, मुझको और कुछ चाहिए। ठीक है भाई लोग, पूरा होने का मतलब 100% नहीं है। पूरा होने का मतलब है 70-80% के मैक्सिमम सवाल हो गए आपसे। तब आपको कुछ नया चाहिए तो आप ले लो। चलो, देखिए, अब जो तेरा वाला सवाल था दोस्त, उससे ही शुरू करते हैं। सपोज ये है मास m, यहाँ पे एक रोप बंधी हुई थी और P लग रहा था यहाँ से फोर्स, ऐसा था। और मुझको पूछा था कि यहाँ पे टेंशन बता दो कितनी है, टेंशन या फोर्स बता दो कितना है, ऐसा पूछा था मुझको। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें काम आएंगी। तुम्हें खुद सोचना होगा कि ये चीज़ कैसे चलेगी, कैसे चल सकती है। अब तुम बताओ, तुम एक रस्सी पकड़ के ऐसे खींच के ले जा रहे हो ये चीज़ को, ये रोप और ये ब्लॉक क्या साथ में चलेगा, अलग अलग चलेगा? साथ में चलेगा तो सब का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम हुआ। सेम हुआ तो क्या उसे पूरा एक सिस्टम लिया जा सकता है? एफबीडी क्या बनाओगे तुम? m प्लस m एज ए सिस्टम ले लिया मैंने कंप्लीट। ठीक है, अब काम की बातें सुनना बिल्कुल ध्यान से। ये पूरा सिस्टम हो गया एक, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इस पे m प्लस एम जी लगेगा। इधर की तरफ क्या लगेगा? p। और कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और नीचे का फोर्स, ये तो एक दूसरे को करेंगे बैलेंस, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई भी टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं होगी। तो वाई एक्सिस में क्या होगा? ये नेट फोर्स कितना हुआ? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ये तो हुआ नेट फोर्स। नेट फोर्स कहाँ पे? वाई एक्सिस के अलोंग। दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग कौन सा? वाई एक्सिस। तो कितना है नेट फोर्स? 0। तो एक्सेलरेशन में कितना होगा? 0। ऐसे करके है दोस्त इक्वेशन। तो ए वाई कितना है? 0, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई भी मोशन की टेंडेंसी नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर मुझसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो भाई इतना होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बट चलो मुझको तो पूछा है कि जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं उस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है, या उस डायरेक्शन में मोशन होती है। तो इस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है, ये तो दिख रहा है, इसके पीछे कोई नहीं दिख रहा जो इसे रोक सके। तो इस डायरेक्शन में मोशन होगी। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन फोर्स है? P। दैट शुड बी इक्वल टू मास कितना है टोटल जिसको खींच के ले जाना है? तो ax। तो ax कितना हो गया भाई? P अपॉन m प्लस m। ये एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का। सही है, ओके। अब आते हैं कि हम अपने को चाहिए क्या दोस्त? अपने को ब्लॉक पे टेंशन निकालनी है कितनी, कि रस्सी जो ब्लॉक को खींच रही है वो कितने फोर्स से खींच रही है, वो निकालना है मुझको। तो जब तक मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा नहीं, तब तक बताऊंगा कैसे?
इसका मतलब मुझे उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। जाने का मतलब सिस्टम तोड़ना पड़ेगा मुझे बीच में से, अलग अलग करना होगा सिस्टम को, जिससे कि मुझे यहाँ पे लगने वाली टेंशन दिखाई दे। क्या करूँ तो, क्या मैं सिर्फ ब्लॉक का एफबीडी बना लूँ? सिर्फ ब्लॉक को कौन खींच रहा है? रस्सी की वजह से टेंशन लग रही है, वो खींच रही है इधर की तरफ। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन और एमजी अभी भी बराबर होगा, तो कोई खास काम नहीं है इसका। तो ये है अनबैलेंस फोर्स। दिस अनबैलेंस फोर्स शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास, सिस्टम का एक्सेलरेशन, और ए एक्स तो वही है जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। ए एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या हो जाएगा? एम पी अपॉन एम प्लस एम, ऐसा। ठीक है बालक? अरे सही। यही अगर मैं रस्सी को ले लेता सिस्टम तो क्या होता? तुमने तो ब्लॉक को लिया, अगर तुम इस रस्सी को ले लो सिस्टम, ये स्मॉल एम, इधर की तरफ क्या लग रहा है? पी, तो यहाँ पे क्या लग रही होगी? टेंशन। जो भी टच पॉइंट होते हैं उससे अवे होती है टेंशन। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ? मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूरा सिस्टम है ये इधर की तरफ भागा जा रहा है। अगर उधर की तरफ भाग रहा है सिस्टम, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में, तो नेट फोर्स भी कहाँ होना चाहिए? एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो पी बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ऐसा लिख दो। तो P माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए एक्स की वैल्यू ये रखी, यहाँ रख दो, मास रख दो, P है, T निकाल लो, तब भी सेम आएगा। ठीक है क्या? लेकिन क्या इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे? मैं देखना चाहूँगा जहाँ मेरी कम कम कैलकुलेशन है वहाँ से करूँगा मैं तो। बट हाँ, आंसर दोनों जगह सेम आ जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। बोल, समझा क्या? देखिए हाँ, मैं यही समझा रहा था। समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो फोर्स हैं वो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्रिएट करेंगे, वाई के फोर्स वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स एक्सिस में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये वाले बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स एक्सिस में अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो वाई का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वाई में कोई नेट फोर्स है ही नहीं, एक्स में एक्सेलरेशन है। तो एक्चुअली जो जिसको तुम कहते रहते हो ना एफ इजिकल टू एम में, एफ इजिकल, वो लिख रहा हूँ एफ इजिकल टू एम में, लेकिन वो एफ एफ नहीं होता, वो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है। ठीक है? एक्स क्यों लिखा? एक्स क्यों लिखा? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए आगे चलें। चलो मॉड्यूल से करेंगे सवाल, थोड़े थोड़े इसके भी कम होते रहेंगे फिर, है ना। डी पी पी, बिल्कुल छोटे आसान सवाल कर रहे हैं, अपने को कॉन्सेप्ट ठीक करना है अपना। ठीक है जी। हर एक कोई ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, ये सारा सिस्टम चला जा रहा है, सिस्टम इज मूविंग along x axis with acceleration 2 meter per second square. तो find f t1 t2। ओके, 6 4 2, ये 6 ये 4 और ये 2, ऐसा।
हाँ मतलब देख, ये सब करने में टाइम लगता है ना। ठीक है, T2 सही बनाया तूने, बढ़िया। फिर इसका बनाएगा, इधर इधर टेंशन लगाएगा, इसका बनाएगा इधर। क्या ये तीनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं? सेम से चल रहे हैं, सबको एक सिस्टम ले सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या लिख दूँ? 1 1 1, ठीक है, 3a टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ से ये चीज़ सीख रहे हैं हम, कब किस चीज़ को सिस्टम लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कब किस चीज़ को सिस्टम लेना चाहिए तो अपने को क्या मिलेगा। अपने को F पूछा है, F सिर्फ F कब मिलेगा मुझको, जब पूरे को सिस्टम ले लो। तो तब टेंशन जो लगेंगी इधर इधर से, ये इधर से कैंसिल आउट, ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगी टेंशन। तो पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ F। तो पूरे को एक बार में सिस्टम ले लो तो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस F शुड बी इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना हो गया, 3 इंटू 2, 6 न्यूटन का फोर्स हुआ भाई F। लो एक लाइन में, ठीक है। अब मुझे T2 निकालना है, सपोज T2, तो सिर्फ T2 चाहिए मुझको। कहाँ से लूँ, इसको सिस्टम मान लूँ क्या, सिर्फ इसको मान, इस पर और कोई फोर्स है नहीं। तो T2 शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना 2, तो 2 न्यूटन हो गई टेंशन। T2 सही। T1 चाहिए मुझको। T1 कहाँ दिख रहा है मुझको, या तो T1 इसमें आएगा, इस वाले ब्लॉक का FBD बनाओ तो आएगा, या फिर इस वाले ब्लॉक का FBD बनाओ तो आएगा, किसी का बना लो, दोनों में दो दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट ब्लॉक का बना दिया, इधर की तरफ क्या लग रहा है F, इधर की तरफ क्या लग रहा है T1, और ये कितने एक्सेलरेशन से चला जा रहा है, 2 से उधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब F बड़ा होना चाहिए इससे, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, उधर की तरफ। तो इसका मतलब F टेंशन T1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा लिख दो। ये कितना था, 6, T1 2, T1 कितना 4। सही है, ओके। हमें कब सिस्टम, क्या चीज़ को लेना चाहिए, ये वाली प्रैक्टिस चल रही है। कब किस चीज़ को सिस्टम लेना चाहिए हमें। अच्छा अच्छा, G इंटू √3 - 1/2। अच्छा ठीक है, कैसे करें भाई। इधर की तरफ mg लगेगा ऐसे नीचे, वो नहीं चाहिए मुझको, मुझे तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए उसका। ये कंपोनेंट कितना होता है, mg sin 30, और इसी तरह इस पे वेट ऐसे लगेगा, लेकिन मुझे तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए, mg sin 60। कंपोनेंट समझते हो या करके बताऊं। इधर की तरफ लगेगा mg cos 30, नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो जाएगा। इधर की तरफ जो लगा वो लगा sin 30, ये वाला एंगल 30 है, सही है। ये एंगल 30, तो उधर का cos 30 वाला sin 30। अब cos से तो चल नहीं रहा, चल रहा है sin से। ये पूरी एक स्ट्रिंग है यहाँ से वहाँ तक, तो टेंशन भी आ गई थोड़ी थोड़ी, सही है क्या। अब देख लो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कितना है mg/2, ये वाला फोर्स कितना है √3 mg/2। ये ज़्यादा लग रहा है मुझको, तो वो बी पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा फोर्स है। तो ज़्यादा फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो mg वो कम है। तो इसका मतलब किधर टेंडेंसी होगी, ऐसे चलने की टेंडेंसी होगी। तो ए जाएगा ऊपर की तरफ और बी जाएगा डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अब इक्वेशंस लिखो। ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे चले तो क्या इसको भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। और स्ट्रिंग कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल, तो स्ट्रिंग नहीं टूटनी है भाई। तो इधर ए एक्सेलरेशन से जाए तो इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ना होगा। इक्वेशन क्या लिखो इसको बताइए, एक्सेलरेशन किधर बता रहे हो, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स हुआ, √3 mg/2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। और इधर का जो फोर्स है वाला, यहाँ पे कौन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा, तो टेंशन माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma। ऐसा दो इक्वेशन, दो नोट। हाँ जो भी आता हो इनको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 2ma, और ये वाला कितना हो गया भाई √3/2 माइनस -1, और साथ में mg, m तो हो गया कैंसिल। एक्सेलरेशन कितना हो गया √3 - 1/4 इंटू
जी, इतने एक्सेलरेशन से बी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन जाएगा। बोलो, ये समझे? एक साथ लगा सकते हैं। उसे कहते हैं कि नेट पुलिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स कौन हो गया? ये नीचे खींच रहा है, ये इधर नीचे खींचना चाहता है, ऐसे ये उधर खींचना चाहता है, तो नेट कौन हुआ? जो ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा, तो ये जीत जाएगा उसमें। तो नेट फोर्स पुलिंग फोर्स कितना हुआ? ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो डीपीपी नंबर 2 में हैं, ये आपको करनी है। चलो, ये होती है भाई एक सिंपल मशीन। ये कुछ चीज़ को उठाने के लिए एक सिंपल मशीन, बिल्कुल कि ये पुली हो गई। पुली होती है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। कोई मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है उसमें, मासलेस फ्रिक्शनलेस। ये वाला एक मास है m2, ये वाला है m1। अब अगर ये अलग अलग मास है तो जो भारी वाला होगा वो नीचे जाएगा, भारी वाला नीचे जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, और स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन वेंशन भी होगी। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। करिए जल्दी से ड्राइव कर दीजिए। एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा ब्लॉक है? जो तुम्हारा मन करे वो हैवी है, जो तुमको पसंद आए उसको हैवी ले लो। एक मिनट रुक जाओ। चलो पूरा करके देख लें एक बार। ये फोर्स नीचे होगा m2g, इधर होगी टेंशन, ये पूरी एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी सेम टेंशन होगी, और ये कितना हो गया m1g, ये होगा। ठीक है, अब कोई तो एक भारी होगा। किसको भारी लिया है तुमने? m1 को। तो अगर m1 भारी है m2 से, तो तुमने फिर लिया होगा कि तुम नीचे चलोगे बेटा, और तुम उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे, क्योंकि रस्सी की लेंथ सेम रखनी है, तो दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। m1 m2 को एक सिस्टम ले सकता हूँ, पूरे को अलग अलग है एक्सेलरेशन दोनों के, एक नीचे एक ऊपर, एक सिस्टम नहीं लिया जा सकते। ठीक है जी, चलेगा। तो बताइए इसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए? दो लग रहे हैं। अगर ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा माइनस कम करो, बड़ा माइनस छोटा, फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या करो? ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को एक बार जोड़ दिया, ये कट गया, ये कितना बचा m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू क्या बचा m1 प्लस m2 इंटू, इसको यहाँ से उठा के इधर डाल दो, तो m1 प्लस m2। ठीक है, तो कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों का सम इनटू जी इज एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लेके कर सकते हैं, पहले सही चीज़ सीख लो, उसके बाद शॉर्टकट सीखो। ठीक है, तुम कहोगे ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये खींच रहा होगा इसको, तो नेट कितना हो गया? दिस माइनस दिस। ठीक बात है। अब
कोई कहने लगे ये भी तो नीचे और ये तो नीचे है, तो जुड़ने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और मैं कह रहा हूँ कि दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है। तो ये चलता हुआ तरीके हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल तरीके नहीं, जल्दी करने के तरीके हैं, ठीक है। तो फिर ये नीचे खींचना चाहेगा, ये इधर खींचना चाहेगा, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। तो कितने से जीतेगा ये कि m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास जो कि मूव कर रहा है, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है। इनकी वैल्यू कहीं भी रख दो तो टेंशन आ जाएगी। तो टी कितना आ जाएगा दोस्त? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ गई टेंशन की वैल्यू। टेंशन कैसी होनी चाहिए हमेशा? m1g से छोटी और m2g से बड़ी, ठीक है। इससे पता लगता है तुमने सही निकाला है क्या। मान लीजिए यहाँ पे जो है वो है 4 किलोग्राम और यहाँ पे जो है वो है 2 किलोग्राम, ऐसा इस तरह का है। कितना आएगा एक्सेलरेशन? जी के टर्म में बता दो, जी के टर्म्स में कितना आएगा? हाँ करके देख ले, अब करके देख कितना। जी भाई कर ले, अब भी कर ले भाई, इतना क्या सोच रहा है इसमें, बहुत बड़ा काम थोड़ी है, कर ले, एक लाइन लिख ले। 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू जी, ये है फॉर्मूला। 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू जी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 होता तो कितना आता? 5 10 कितना आता? तो जब भी m और 2m का रेशो होगा हमेशा g/3 ही आएगा, ठीक है जी। चलिए टेंशन बताइए, टेंशन कितनी आएगी? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 2 4 2 4 जी, कितना हो गया? 8g/3, 80/3, 80/3 लगभग कितना होता है? 27, लगभग 81/3 हो गया ना, मतलब 27। ये कितना फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ? 20, ये कितना लगा रहा है? 40। इनके बीच में आनी चाहिए टेंशन कुछ, एग्जैक्टली बीच में नहीं, बीच में आनी चाहिए टेंशन इनके कुछ, तो वो आ रही है। ठीक है भाई, यहाँ पे टेंशन पूछे कोई, इस वाली स्ट्रिंग में कितनी है? डबल, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंशन टी नीचे, यहाँ टेंशन टी नीचे, पुली में कोई मास है नहीं, तो यहाँ की टेंशन टी डैश जो है वो होगी डबल ऑफ नीचे वाली स्ट्रिंग, ठीक है। अगर पुली में भी मास होता वो भी जोड़ना पड़ता क्यों, यहाँ पे प्लस एम जी और करता उसमें, समझ रहे हो, ऐसा। चलिए ये सब हो गया एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक काम, ठीक है। क्या एक सवाल याद आ रहा था, हाँ देखिए ऐसा है, एम मास और यहाँ पे भी है एम मास, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन बतानी है। चलो बताओ। सोचता क्यों रहता भाई तू, क्यों नहीं लिखता फटाफट? इतना सोचने का है ही नहीं अभी कुछ, जब सोचने का आएगा तब सोचना आराम से। हम्म 4mg/3, 4mg/3, बिल्कुल मान सकते हैं, मान 4mg/3, 4mg/3 एक बार लिख के देखो कैसी होती है, 4mg और बाई 3, ये तो ग्रेटर देन mg है ना। इसका मतलब तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, ये नीचे लगने वाले mg से बड़ी है, तो ये तो ऊपर ले जाएगा इसे,
मैं कौन से पूछ रहा हूँ वो बता दे मुझको। तो तूने कैसे निकाला? तूने तो एक्सेलरेशन में निकाला अभी तक, कैसे कर रहा है तू? बता भाई। एक्सेलरेशन G/3 है। सही लिखा है, सही करा, बिल्कुल सही बात है, सही है, यही है। बट तुझे डाउट क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन कैसे निकाला तूने? जी बात है, तो इधर 2m है उधर m है, तो G/3 आता है। अब वैसे लिख के देखना तो 2m माइनस एम अपॉन 2m प्लस m करके देख लो। हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है, ये सही करा तूने। ये किसके लिए लगाया तूने ये वाली इक्वेशन? जो नीचे लटक रहा है उसके लिए लगाई है? अच्छा ठीक करा, सही है। तो एक करने से हो गया, उसे बैठ के घूरते रहो, क्या मिल रहा है उसे? अभी अप्रोच की बात ही नहीं हो रही, कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे अप्रोच चल रही है। अभी मैं सवाल फेंक ही नहीं रहा ना ऐसा कोई, अभी तो जो मैं काम चला रहा हूँ बस वही चल रहा है सीधे। बोलो भाई। लो चलो, अब लगा ले अप्रोच। 2m और m ऐसा है, ठीक है, ये सिस्टम चलेगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a1, सही। यहां से मैं हाथ से पकड़ के खींच रहा हूँ 2mg के फोर्स से, हाथ से पकड़ के ऐसे। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a2, ठीक है। तो अपने को पूछा है a1 a2 कितना है। किसका? वो ऊपर वाले सवाल का? हाँ देखिए, पहले तो मुझे बता दो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये कितने से नीचे जाएगा। इसका एबीडी बना दो बेचारे का। टेंशन ऊपर, नीचे कौन, कितने से जा रहा है नीचे, कौन सा फोर्स ज्यादा है। ठीक है भाई, वो जो 4 लिख रहे हो ये वाली टेंशन है। यहाँ लगानी है देख अप्रोच। अब आया तेरा गलत। कौन सा फोर्स बड़ा है? ये वाला, ये वाला कौन सा बड़ा है? ये। अच्छा एक लाइन लिखनी रह गई क्या? 2mg/3 कौन बड़ा है बताओ। ये टेंशन है यहाँ पे 2mg/3 और नीचे क्या है mg, कौन बड़ा है? तो फिर कहाँ जाएगा? तो नीचे तो जा रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। तुम सही कर रहे थे, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। और मैंने एक सवाल दिया और तुम सही गए। ये सही है, कोई 4mg/3 बता रहा है। किसका? ये वाला बताओ, a1 कितना है? G/3। इसका कितना? इसका क्या मतलब होता है? इस पे देखो नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, 2mg। अब तुम्हें लग रहा होगा 2mg सेम ही तो है, ठीक है। ये ब्लॉक नहीं है भाई, इस वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है बताओ? 2mg खींच रहा है? नहीं, टेंशन। टेंशन, टेंशन कैसी होती है? इससे ये जो नीचे फोर्स लग रहा है ना ये वाला 2mg, इससे कम, और ये जो mg है उससे ज्यादा। इधर देख, अब सही जगह देखा कर, सही टाइम पे। 2mg नीचे की तरफ है, टेंशन ये ऊपर जा रहा है, कौन खींच रहा है इसे? टेंशन। टेंशन कैसी है? 2mg से छोटी और mg से बड़ी, जैसे मैंने यहाँ करके बताया कि 20 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए टेंशन। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो mg से ज़्यादा है 2mg से। ये जो हाथ से खींच रहा हूँ, हाथ से पकड़ रखी है रस्सी ऐसे, तो मेरा जो जहाँ पे हाथ लगा होगा ये वाला, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? F। ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। यहाँ टेंशन सीधे 2mg हो जाती है जब हाथ से खींच रहे हो पकड़ के। जहाँ पे मैंने हाथ से खींचा ऐसे, तो वहां में नीचे की तरफ ऐसे खींचा और ऊपर की तरफ लगी टेंशन, ठीक है। अब रस्सी का कोई मास तो है नहीं इस वाले पॉइंट का, तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए। ऊपर कितना हो? 2mg। तो इस पे नीचे कितना लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रही है? टेंशन, और टेंशन कितनी है? 2mg। तो नेट फोर्स कौन हो गया? 2mg
माइनस एम जी अपॉन मास एम, तो कितना हो गया ये जी। ठीक है भाई, तो हाथ से अगर कोई खींच रहा है ऐसे करके, डिफरेंस है दोनों चीज में। एक मास है 2m, एक मास है m, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ F, एक सिचुएशन m और 2m, और इधर से फोर्स लगा रहा हूँ F। दोनों के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन में क्या रेशो है? यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N1, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2, तो N1 रेशो N2 क्या है? हाँ, नेट फोर्स ही है वो 2mg। नॉर्मल क्या चीज़ हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ क्या, फिर से बोलना। हाँ, नेट फोर्स ही है ये। कौन लगा रहा है लेकिन? तुम अपने हाथ से खींच रहे हो, पकड़े, ब्लॉक नहीं लटक रहा है यहाँ पे। मास क्या है? कौन सा मास? ये वाला, तो यही तो किया है। क्यों नेट फोर्स? ये फोर्स मैं जिससे खींच रहा हूँ, ये कहाँ खींचना चाह रहा है? नीचे। तो ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कितना लग रहा था? 2mg। नीचे कितना लग रहा है? mg। तो कितना हो गया? 2mg माइनस mg अपॉन नेट, मतलब जो मैं हाथ से लगा रहा हूँ वो वाला फोर्स, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स नहीं बोल रहा। हाथ से जो फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, वो 2mg है। तुम तो इसके लिए नेट कह रहे हो ना, तो इसके लिए नेट हुआ 2mg माइनस mg। हाथ से जब मैं फोर्स लगाता हूँ ना दोस्त, तो टेंशन एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 2mg, टेंशन भी कितनी हो गई? 2mg। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये ध्यान रखनी है सब। ये एकदम मेन लायक सवाल है, जल्दी हो जाते हैं, कोई खास कैलकुलेशन नहीं होती। हाँ दोस्त, ये हटा दो, बदल गया तू? हाँ, ये इसे क्या लिखेगा? मतलब मैं लिखूं? बता। हाँ? क्या था इसमें लिखने? ला, पेन ले। इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ए कितना हो गया? जल्दी बोलेगा, इतनी देर में तो मिटा देता हूँ। इंटू जी ऐसा हो गया। इसकी ए की वैल्यू कहीं भी रख दे, सपोज यहाँ रख दी। उसे सॉल्व करने के बाद जो टेंशन आएगी वो आएगी 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ले, दो फॉर्मूले होगा। तेज लिखा कर ऐसी साफ राइटिंग में। कौन सा वहाँ जब गोले भरे जा रहे हैं साफ राइटिंग भरे, अब तो गोले भी नहीं भरने, अब तो टिक मारना है सीधे। क्या करेगा राइटिंग का? तेज लिख। तो बोर्ड का पेपर पूरा लिख पाया था? 2-3 चैप्टर में ही इतने नंबर लिया है तो? अच्छा, वो भी चेक हो गया। बहुत बढ़िया। पैसे वैसे तो नहीं लगा के आया था? 500 के नोट लगाए थे मैंने कॉपी में। लेके तो गया था वैसे। हाँ देख, ये देखिए, क्या ये दोनों ऐसे किसी चीज़ को धक्का मारोगे तो ऐसे करके एक साथ ही चलेगी क्या वो? तो A1 एक्सेलरेशन से चला कुछ। तो मैं पूरे को सिस्टम ले लेता हूँ, एक पूरे को सिस्टम लिया तो नेट फोर्स F शुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो A1 कितना हो गया? F अपॉन 3m, इतना हो गया भाई एक्सेलरेशन। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं? ये जो बीच में फोर्स लगेगा, तो ये किस पे लगाएगा? इस पे लगाएगा ऐसे। तो अगर मैं 2m का एक FBD बनाऊं, तो इसको कौन चला रहा है इधर? बीच का नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स थोड़ी चला रहा है इसको, ये फोर्स तो इस पे लग रहा है ना, m पे।
2m को कौन चला रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन mg, इनसे मुझको कुछ नहीं करना, वो तो वर्टिकल में है। n1 इज इक्वल टू कितना हुआ? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना ये, और एक्सेलरेशन कितना? f अपॉन 3m। ऐसा हुआ m1। ठीक है, तो कितना हो गया? 2f/3। तो 2f/3। ऐसे इधर आ जाओ, इधर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो तो f अपॉन 3m ही हो गया, टोटल मास तो उतना ही है। लेकिन अब इसको कौन चला रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस छोटू का बनाओ FBD। ठीक है, ये वाले बेकार है मेरे लिए, इनका कुछ नहीं करना। N2 नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई मास इनटू एक्सेलरेशन कौन? F अपॉन 3m। तो कितना हो गया? F/3। तो रेशो कितना हो गया? 2:1। ठीक है भाई, नहीं तो आंखों से क्या दिखता है, बराबर ही तो बात है। क्यों 1:1? क्यों दोस्त? सही कह रहा है, तो मैं भी ऐसा ही सोचता अगर मैं तेरी तरह छोटा बच्चा होता तो। लेकिन थोड़ा सा ना शक किया करो सवाल पे कि अगर ऐसा ही आसान होता तो पूछ क्यों रहा है वे? ठीक है, और फिर चलो 1:1 है भी तो सॉल्व तो करके देख लो एक बार। तो मैंने करके देख लिया, जो कि नहीं आया। ठीक है भाई, ऐसा है। मुझको पूछा है कि फाइंड डाउनवर्ड फोर्स ऑन पुली। पुली पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, और कंडीशन ये दे रखी है। कैपिटल एम बहुत बड़ा है स्मॉल एम से, ऐसा दिया है। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऐसा दिया है भाई, पुली पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स पूछा है। कितना फोर्स लगेगा पुली पे नीचे की तरफ? रिलेटिव का मॉड्यूल खत्म कर लिया तुम लोगों ने? नहीं, डाउट आउट करने हैं उसके, एक बार सवाल करना है। पहले करो तो उसको पता चलेगा। अब ये देखो, ये काम शुरू हो गया अब, है ना। कम से कम 3-4 दिन का टाइम था जब तक ये चल रहा था। अब आज इसका काम शुरू हो गया, आज से सॉल्व करना है। बोलो भाई, अरे टेंशन तो बताओ कम से कम। तुम तो टेंशन खुद ही ले गए। पुली पे पूछनी थी बस। पुली पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? टेंशन टेंशन, दो टेंशन। ठीक है, एक टेंशन जो स्ट्रिंग में होती है टी, वो कितनी होती है टी बताओ? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ऐसी होती है। अपने को कितनी चाहिए उसमें? डबल चाहिए उसकी। डाउनवर्ड फोर्स पूछा है मुझको, तो पुली पे कितना होगा टोटल, ऐसा। अरे समझ रहे हो, यही पूछा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है ये। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। 4m अपॉन, नीचे से अगर मैंने कैपिटल एम कॉमन ले लिया, ऐसा हो जाएगा क्या? ऊपर से कैपिटल एम, नीचे से कैपिटल एम, ऐसा ले लिया। मुझको दिया है कि एम बहुत बड़ा है इससे, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे, क्या ये बहुत छोटा हो जाएगा 1 से? कैपिटल एम बहुत बड़ा है स्मॉल एम से, तो एम अपॉन कैपिटल एम बहुत छोटा है 1 से। तो क्या मैं 1 प्लस और इसको 1 ही लिख सकता हूँ? ये वाली चीज़ को, डिनोमिनेटर को 1 लिख सकता हूँ। कितना बचा? तो 4mg। ऐसे देखो, ये बिल्कुल मेंस लायक सवाल है, तुम्हारा करा हुआ भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें गड़बड़ लगी कुछ कि ये क्या पूछ लिया, और कुछ भी नहीं था, एक लाइन का नहीं था।
समझना है ही नहीं। बोल भाई। भारी करूँ इसे? भारी करूँ इसे? अच्छा, तेरा आंसर देख लेता हूँ तो क्या है। हाँ, क्या किया तूने? सही है, सही है। मुझे ये सब कार्यक्रम बार बार ना करना पड़े, इसीलिए मैंने सीधे टी और ए के फॉर्मूले याद रख रखे हैं। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मैंने लिखा सब। जो पहले अभी लिखा है। हाँ, कहाँ है वो? वो तो एकदम याद कर लिया। तो याद ये रखा ना, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला। मुझको टेंशन पूछी, ये टेंशन कौन सी होती है दोस्त? देख, वहाँ एक चीज नहीं बना रहा, तो इसमें पता नहीं क्या खेल रहा है यहाँ। लेकिन मुझको क्या पूछा, पुली में डाउनवर्ड फोर्स, तो पुली पे फोर्स क्या लगेगा? ये लगेगा, ये लगेगा, कितना हो गया 2t, इसका डबल 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब उसमें कंडीशन दी थी जो कि मुझको उसमें फिट करनी है। हाँ, ऐसे करके निकाल। अब ऐसे करा, एलसीएम ले इसका। लंबा होगा तो होगा भाई, क्या करें। ठीक है, थोड़ा गलत सा क्यों लग रहा है मुझे? गलत लग रहा है ये। ये जी कौन लिखे हैं यहाँ पे? एक मिनट, क्या लिखा है ये? क्या कर रहे हो? ये जी लिखो यहाँ पे। एक्सेलेरेशन में जी नहीं आता? तो कर लो तुम इनकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना टाइम है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं। लिखो, लो एलसीएम लो इसका। ठीक है जी। यहाँ माइनस था, वो कहाँ चला गया? ये वाला माइनस कहाँ चला गया? ठीक है, देखो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ कैलकुलेशन से, तुम वहीं घुस रहे हो जाके कि मैं तो इक्वेशन सॉल्व करूंगा। अरे फॉर्मूला याद रख लो भाई टी का। टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलरेशन का तुमने बहुत तेज याद कर रखा है। वहां तो तुम मुझे दूसरा मेथड बता रहे थे। टेंशन याद नहीं है तुमको? दो फॉर्मूले याद रखने भाई। एटवुड मशीन कहते हैं इसको। एटवुड मशीन बोल के भी आ जाए तो समझ जाना कि एक पुली दो ब्लॉक वाला सिस्टम है। एटवुड मशीन है इसका नाम। चलो, ये बहुत हो गया टेंशन पुली, टेंशन पुली। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ कह रहा है? एक ब्लॉक है भाई ऐसे 2 किलोग्राम, एक ब्लॉक है 4 किलोग्राम, ऐसे करके फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 120 न्यूटन। एक्सिलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम।
इसका एफबीडी बनाओगे 4 किलोग्राम का, इधर कितना है 120, इधर क्या लगेगा दोस्त के एक्स स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग खिंच जाएगी, ऐसे खिंच जाएगी तो स्प्रिंग अपने वापस पुराने वाली पोजीशन में जाना चाहती है, तो इधर की तरफ क्या लगाएगी के एक्स, यहाँ से भी क्या लगेगा के एक्स। ठीक है, तो के एक्स कौन से वाले, इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ तो ये वाला के एक्स लूँगा। ये कितने से चला जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसा इसके लिए इक्वेशन लिख दे। इधर जा रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है दोनों में, तो क्या लिखूं 120 माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 8। तो के एक्स कितना हो गया दोस्त 112 हो गया क्या, सही है 120 माइनस 8, सही। उधर चले जाओ, दो इधर की तरफ क्या लग रहा है के एक्स, और कोई फोर्स है नहीं चलाने वाला, तो भाई के एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 2, एक्सेलरेशन निकालना है मुझको, अरे एक्सेलरेशन निकालना है मुझको 2 के एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 112 इज इक्वल टू 2 है, तो ए इज इक्वल टू कितना 50, क्या हो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, तो क्या 56 आएगा, तो इतना ही तो बोला था तूने, चलो समझ गया सर, ठीक। अरे सही, अब देखो काम की चीज़ देख लो भाई लोगों, ये चीज़ है बहुत ज़्यादा फंसने वाली। 10 किलोग्राम का है ये, तो मुझको, ये है स्प्रिंग बैलेंस, देखिए क्या, अरे स्प्रिंग बैलेंस देखिए, हाँ सिलेंडर वाला लगता है वाली स्प्रिंग बैलेंस। तो रीडिंग बतानी है मुझे उसकी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये देखता है स्प्रिंग फोर्स कितना है, वो कितना है एम जी के बराबर, तो 100 न्यूटन, ऐसी कुछ रीडिंग आएगी। ये 10 किलो पड़ रहा होगा, मतलब ये ना 10 किलोग्राम या 100 न्यूटन पड़ रहा होगा। ओके, सिचुएशन थोड़ी चेंज, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस है और ये लटकी है भाई यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ लगा है 10 किलोग्राम का और एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है 10 किलोग्राम का। अब बताओ रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, बोलो। चलो सारे ऑप्शन लिख लो, 0, 100, 200, हाँ? मुझे क्या मतलब हाँ बोलो भाई, 0 मतलब स्प्रिंग खींचेगी नहीं, तेरा कहने का मतलब है खींचेगी तो रीडिंग क्यों नहीं है भाई, खींचेगी तो रीडिंग क्यों नहीं है, अच्छा ऐसे होती है स्प्रिंग बैलेंस, तो इसका मतलब तुमने देखी नहीं है, ऐसा एक पूरी ऐसे करके बैलेंस होती है, यहाँ ऐसा कटिंग सा होता है उसमें, और यहाँ पे स्केल बना होता है, और एक तो सुई रहती है अंदर की तरफ से ऐसे चल रही होती है, यहाँ पे जैसे ही कुछ वेट लटका ऊपर हुक होता है, ऐसे ऐसे ऊपर से पकड़ा और नीचे जब कुछ लगाया तो ये खिंचेगा ऐसे नीचे, ऐसे खिंचेगा नीचे की तरफ, तो ये जो पॉइंटर है ये नीचे भागेगा, यहाँ पे रीडिंग पढ़ लोगे कितनी है, ऐसे होती है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तुम अब ऐसा करो कि नीचे सिलेंडर लटका दिया ऐसे, ठीक है, सिलेंडर नहीं हिलाना, ये हाथ खींचना है ऊपर ऐसे, तो क्या पॉइंटर नीचे नहीं जाएगा, बताइए। चाकू लिया, खरबूजा लिया, ऐसे मारा तो खरबूजा कटा, उल्टा चाकू वहीं रखना है, खरबूजा मारना है ऐसे, तो खरबूजा नहीं कटा,
यही तो हो रहा भाई, बोलो। अरे उसे तो खींचना है ना, उसे खींचना है अगर, तो चाहे यहाँ से खींच लो स्प्रिंग को, तो कोई फर्क, यहाँ से खींच लो, स्प्रिंग तो खींचनी चाहिए तो रीडिंग आएगी। ठीक बात है क्या? तो इसका आंसर क्या है? बोलो भाई। ये जो पढ़ रहे हो यहाँ पे 100, ये क्या चीज़ है ये? के एक्स। तो के एक्स कहाँ पे होगा? क्या ये स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन में जाना चाहती होगी? ध्यान समझना, पुरानी पोजीशन में जाना चाहती होगी तो के एक्स होगा। सही है। वो के एक्स कितना है? 100 स्प्रिंग फोर्स। क्या ये यहाँ से नहीं आ सकती अपनी पुरानी वाली पोजीशन में? अगर वहाँ से टूट जाए ऊपर से तो कट से छोटी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है? के एक्स। तो वहाँ पे भी रीडिंग क्या है? 100। सही बात। अगर ये यहाँ पे अटैच ना होती और नीचे सिलेंडर टांग दो, ऊपर कहीं टांगी ही नहीं है और सिलेंडर टांग दो, रीडिंग आ जाएगी? कि छत से सिलेंडर लटका है ऐसे ही, छत के बाहर यहाँ लटका है सिलेंडर ऐसे, और स्प्रिंग बैलेंस टांग दी उस पर। अब मैंने तो सिलेंडर टांग दिया, मैंने तो छोड़ दिया है ऐसे छोड़ दिया मैंने तो। ठीक है, अब बताओ स्प्रिंग पे रीडिंग आ जाएगी क्या? कैसे आ रही थी? तो रीडिंग पहले एक साइड से फिक्स करो यहाँ से, और फिर सिलेंडर टंगेगा नीचे तब खिंचेगी ऐसे नीचे, तो क्या रीडिंग है? 100। अब इधर आ जाओ, अगर मैं, तुम कहोगे चल 10 100 तेरी 100 तेरी 200 हो गई, तो ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा गेम चेंज कर दूं कि मैं यहाँ से ये वेट हटा के इसे हाथ से पकड़ लूँ ऐसे टाइट, तो क्या खींचेगी ये ऐसे? तो ये वाला जो मांस लटका है ना भाई इधर, पकड़ने का काम कर रहा है ये, फिक्स कर रखी है उसने ये, जो तुम हाथ से कर रहे थे पहले वो फिक्स कर रखी है उसने। यहाँ पे नीचे कितना? 100, ऊपर कितना टेंशन, यहाँ क्या टेंशन, इधर कितना के एक्स। अब सिस्टम चल तो रहा नहीं, तो के एक्स किसके बराबर? टेंशन। टेंशन किसके बराबर? तो के एक्स किसके बराबर हो गया? इधर आ जाओ, इधर की तरफ क्या फोर्स? के एक्स। यहाँ क्या टेंशन, इधर क्या टेंशन, इधर क्या 100। तो टेंशन 100, टेंशन के एक्स, तो के एक्स कितना है? चाहे 10 देख चाहे 10 से देख, कहीं से भी है तो 100 है। 200 कैसे हो गया? तो 200 क्यों नहीं है? तुमको लगा था 10 और 10 100 हो गया, 10 और 10 20, 200 हो गया। नहीं भाई, ये इसे फिक्स करने का काम कर रहा है। अगर तुमने इसे फिक्स नहीं किया तो ठीक है, तो भाग जाएगा तो उधर, रीडिंग कैसे आएगी? तो ये फिक्स करने का काम कर रहा है इसको। गेम समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, टी इज इक्वल टू के एक्स है। बोलो भाई, अरे गेम समझ गए हो अब? ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के। भाई लोग, पहली वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेस जहाँ से शुरू होता है, जे मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पहली 34 प्रॉब्लम कर पाओगे, जिसमें से 6-7 में करा चुका हूँ। एक्सरसाइज में 1 से लेके 34 तक नोट करो। उसके बाद डीपीपी नंबर 1 तो पूरी है इक्विलिब्रियम पे, डीपीपी 1 पूरी करनी है, फिर डीपीपी 2 पूरी करनी है 10 सवाल तक। डीपीपी 2 से पहले पहले जितने सॉल्व प्रॉब्लम है, लगभग 15 सॉल्व प्रॉब्लम है, वो 15 सॉल्व प्रॉब्लम प्लस डीपीपी 2। ठीक है, ये हो गए लगभग 20, 10 और 10 तो डीपीपी में हो गए, 10 10 20 और 15
35, 35 और 35, 70 सवाल हैं, ठीक है, जो अपने को कल तक करने हैं। 70 सवाल का मतलब कितने घंटे? 3। ठीक है भाई, और आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, बैठने की देर है बस, ठीक है, 3 घंटे बैठ जाना बस, इतना कर देना, ठीक है भाई लोग।